ये NCERT 6 क्लास का साइंस का है। आज पूरा साइंस का कंप्लीट रहेगा इस वीडियो में। 6 क्लास के NCERT का पहला चैप्टर है भोजन। यह कहाँ से आता है और इसके खाद्य संघटक और स्रोत क्या क्या हैं। पहला है संघटक। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल, पानी आदि। इन्हें ही संघटक कहते हैं। यानी कि जो कंपोजिशन होता है भोजन का, वो यही सब चीज़ें हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत, जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों के स्रोत कहते हैं। यानी कि कहाँ से आता है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ और दूसरा जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति तेल इत्यादि क्या है, ये सब पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। वहीं जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर इत्यादि। कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती हैं। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। कच्ची सामग्री किसे कहते हैं, तो खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला इत्यादि, ये सब कच्ची सामग्री के भाग हैं। अब जो है पौधों के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं। कुछ पौधे के दो या दो अधिक भाग होते हैं जो खाया जाता है, इन्हें ही खाने योग्य भाग कहते हैं, एडिबल पार्ट कहते हैं। जैसे कि जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि, ये सब खाने योग्य भाग हैं। जैसे कि आलू का तना खाया जाता है, मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है। अब है अंकुरन। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। मूंग का अंकुरन और चने का अंकुरन। अंकुर जो है स्पॉट, अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग के धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे अंकुर कहते हैं। मकरंद यानी कि नेक्टर, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियाँ मकरंद का भंडारण करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष वो इसका इस्तेमाल कर सके। भंडारित शहद को मधुमक्खियां भोजन के रूप में प्रयोग करती है। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, इसमें शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है और सर्वाहारी, 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी वो होते हैं जो केवल पादप या पादप उत्पाद को खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, हिरन, भैंस, खरगोश, ये सब क्या है, शाकाहारी जानवर हैं। वहीं मांसाहारी में देखिए वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि। वहीं तीसरा जो है सर्वाहारी, वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं, जिसमें मनुष्य, कौवा ये सब दोनों को खाते हैं, तो ये सर्वाहारी कहलाते हैं। अब है सेकेंड चैप्टर है भोजन के घटक। खाद्य पदार्थ, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। पोषक, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवणों को पोषक तत्व कहा जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसमें कि चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता ये सब आते हैं। इसके बाद है प्रोटीन। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बैंगनी रंग जो है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन के स्रोत जो है चना है, मटर है, राजमा, मूंग, सोयाबीन। जंतु से जो मांस मिलते हैं वो अंडे, मछली, दूध, पनीर, ये सब जो है प्रोटीन के स्रोत हैं। वसा, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। कागज पर तेल का धब्बा अगर लग जाता है जिस खाद्य पदार्थ से, तो उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। वसा से जो है हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत है पादप में मूंगफली, तिल, गिरी, तेल जंतु से अंडे,
तेल, और जंतु से जो अंडे मिलते हैं वो मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन इत्यादि से हमें वसा मिलती है। विटामिन जो है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब विटामिन के नाम हैं। विटामिनों के समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिनों के जो समूह हैं उसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए जो है हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी जो है हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। हमारा शरीर क्या करता है कि सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी खुद बनाता है। अब है खनिज लवण। हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण के स्रोत है आयोडीन, अदरक, केकड़ा। फास्फोरस के स्रोत दूध, केला, गेहूँ। लोहे के स्रोत है पालक, सेब, यकृत। कैल्शियम के स्रोत है दूध, अंडा। ये सब जो है कैल्शियम के स्रोत हैं। अब जो है रुक्षांश, ये क्या है? हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे जो हैं, जो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें जो रेशे होते हैं उसको रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां। ये सब क्या है? रुक्षांश के स्रोत हैं। रुक्षांश जो है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अब है आहार। सामान्यतः पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। सामान्यतः पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। अब है संतुलित आहार किसे कहते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में क्या आएंगे? दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, जिसमें कि मूंग, चना, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां, ये सभी संतुलित आहार के रूप में लिए जाते हैं। अब चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है तंतु से वस्त्र। तंतु क्या है? एक प्रकार से रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं, उसे तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु, जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो तंतु जंतुओं या पादपों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु में कपास, रुई, जूट, पटसन इत्यादि हो जाएंगे, और जंतुओं से जो प्राप्त तंतु हैं उसमें ऊन और रेशम हो जाएंगे। ऊन जो है भेड़, बकरी या खरगोश, ये सब ऊन प्राप्त किए जाते हैं। रेशमी तंतु, रेशम कीट का जो कोकून होता है, कोकून से जो प्राप्त किया जाता है वो रेशमी तंतु कहलाते हैं। इसके बाद है संश्लिष्ट तंतु। रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। पादप तंतु, जो तंतु पादपों से प्राप्त होता है वो पादप तंतु कहलाते हैं। इसके बाद है रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधों से प्राप्त होता है। कपास के पौधे से रुई की तंतु प्राप्त होता है। कपास की जो फसल है वो काली मृदा और उष्ण जलवायु में होती है। कपास की फसल काली मृदा और उष्ण जलवायु में होती है। खास करके महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में कपास बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। कपास पादप के फल के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालों से कपास हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे कपास ओटना कहते हैं। कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, क्योंकि जो कपास होते हैं वो बहुत गंठल टाइप का, एक गोला टाइप का होता है, उसमें बीज वगैरह सब कुछ होते हैं, तो उसको ओट करके क्या होता है, बीज को अलग कर दिया जाता है और रेशे को अलग कर दिया जाता है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के
तनों से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। अब है इसको पृथक कैसे किया जाता है। पटसन जो है तंतुओं को हाथों से पृथक किया जाता है, क्योंकि जो पटसन के डंठल जो होते हैं उसको क्या करते हैं, कई दिनों तक पानी में भिगो कर रखा जाता है, और जब वो पूरी तरह से सड़ जाता है तो उसके ऊपर का जो रेशा होता है उसको छिल करके अलग कर लिया जाता है। उसके बाद उससे धागे बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। अब कताई, रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जो रेशा होता है उससे तागा बनाने की या धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींच कर रखते हैं, जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इसके बाद तकली, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, इसे तकली कहते हैं। ये एक प्रकार से समझिए तो तिकोना टाइप का होता है, जैसे तिकोना टाइप का होता है और उसमें रस्सी को बनाया जाता है। नेक्स्ट है चरखा, हाथ से प्रचलित कताई के उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है चरखा। तागे की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। धागे से जो वस्त्र बनाने की विधियां हैं उसको दो विधि, जैसे कि एक बुनाई होता है, एक बंधाई होता है। बुनाई जो है धागे के दो सेंटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुएं बनाने में होता है। ये चैप्टर नंबर 3 था। अब चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है, जैसे कांच से, धातुओं से, प्लास्टिक, कागज, मृदा, इन सब चीज़ों से पदार्थ बने होते हैं। वस्तु जो है एक ही पदार्थ से बनी होती है, या एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। वस्तु जो है एक ही पदार्थ से बनी हो सकती है, या कई पदार्थों के मिला करके भी एक वस्तु को तैयार किया जाता है। या तो कांच का बना होता है, जैसे कांच का बोतल सिर्फ कांच का बना होता है, उसमें और किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं होती है। पदार्थ क्या है इसको देखते हैं। पदार्थ जो है प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार यानी कि द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। पृथ्वी में पदार्थ 3 अवस्थाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है, जैसे लकड़ी, लोहा, बर्फ का टुकड़ा। द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव्य कहलाता है, जैसे पानी, तेल, अल्कोहल। गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तथा कई वस्तुओं का उपभोग करते हैं, पर उनमें हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। पदार्थों के गुण, किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर है। दिखावट, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी के लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। कुछ पदार्थ चमकदार, खुरदरे, चिकने, कठोर तथा कोमल लगते हैं। कोमल पदार्थ जो होते हैं जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है। कठोर पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वो कठोर पदार्थ होते हैं। धातु पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति को प्रायः धातु कहते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। धातु जो है आमतौर पर कैसा होता है? कठोर होता है, अपारदर्शी होता है, चमकदार होते हैं और विद्युत और ताप का अच्छा चालक होता है, जिसे धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना आदि। विलय, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, उसे विलय कहते हैं, जैसे कि नमक, दूध, ये सब क्या है? पानी में विलय हो जाते हैं, यानी कि पानी में घुल जाते हैं तो वो विलय कहलाते हैं। अविलय, कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, जैसे कि पानी और धूल को मिलाते हैं तो मिश्रित नहीं होता, वो नीचे पानी के तली में जम जाता है, तो वो अविलय पदार्थ है। अब है पारदर्शिता, पदार्थों का वह गुण जिसमें वह प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति देते हैं, वो पारदर्शिता कहलाता है।
और वह है पारदर्शी क्या है, ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थों में प्रकाश आर पार जा सकता है, जैसे कांच, जल, वायु, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ हैं। अपारदर्शी वैसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी, ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ हैं। एक होता है पारभासी, वैसा पदार्थ जिससे आप आपकी मतलब वस्तु को आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, इन पदार्थों को पारभासी कहते हैं। जैसे कि बटर पेपर, मोटी कांच, ये सब दिखता तो है लेकिन बहुत कम दिखता है, जिसके कारण से इसे अपारभासी कहते हैं। अब है आर्किमिडीज का सिद्धांत। 6th क्लास के चैप्टर में बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं दिया है, लेकिन आप 9th 10th या 11th 12th की जब साइंस पढ़िएगा तो उसमें बहुत विस्तृत रूप में इसको समझाया गया, बताया गया है। इसमें थोड़ा सा बस एक बता दिया गया कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुप्रयोग निम्न प्रकार हैं। लोहे की बनी छोटी गेंद जो है पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज तैरता रहता है, क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होती है। क्योंकि जो जहाज का जो बनावट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, इसीलिए जहाज जो है पानी पर आसानी से तैरता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत को देखें तो अगर मान लीजिए कुआं है, कुआं में जब बाल्टी जाती है तब तक हल्का रहता है, पानी में उसमें पानी भरता है, जब तक वो पानी में रहता है तो वो हल्का लगता है, लेकिन जैसे ही पानी से ऊपर आता है तो वो भारी हो जाता है। अब है चैप्टर नंबर 5, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण। पहला है मिश्रण। 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक उसके मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक के मिलने से मिश्रण बनता है। हवा एक मिश्रण है, क्योंकि हवा में जो है कई सारे मिले रहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कई सारे गैस मिले रहते हैं। पृथक्करण की विधियां क्या हो सकती है और क्या क्या होती है? हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, ये सब पृथक्करण की विधियां हैं। किसी मिश्रण से हानिकारक तथा अन्य उपयोगी पदार्थों का हाथ से चुनकर अलग करना हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है। जैसे गेहूँ, चावल, दाल, ये सब में जो पत्थर होते हैं या भूसे जो होते हैं मिक्स होते हैं तो उसको हाथ से ही उसको पृथक कर लिया जाता है, जिसे बोला जाता है हस्तचयन प्रक्रिया या हस्तचयन पृथक्करण। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। सूखे पौधों की डंडियों अनाज को पृथक करने को थ्रेशिंग कहते हैं। इसके बाद है निष्पावन। पवन द्वारा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक किया जाता है, चाल करके, जो उसमें कीड़े हो जाते हैं या फिर जो उसके जो भूसे होते हैं तो उसको अलग किया जाता है। रेत से कंकड़ या पत्थर को पृथक करना, ये भी चालन से अलग किया जाता है। अब है अपसादन। किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अपसादन कहते हैं। जैसे जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद है निस्तारण। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। जल में महीन कण को अलग करना, ये सब निस्तारण से होता है। इसके बाद है निस्यंदन। मिश्रण पदार्थों में ठोस या द्रव को अलग करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं। जैसे रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना, यह निस्यंदन के द्वारा किया जाता है। अब है वाष्पन। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल का गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? नमक क्या है? सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है और नीचे नमक बन जाता है, नमक शेष रह जाता है। ठोस लवण नीचे बैठ जाते हैं, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक की प्रक्रिया प्राप्त किया जाता है, साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। अब है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है? जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह पदार्थ संतृप्त विलयन कर लेते हैं। क्योंकि जब किसी वस्तु को मिक्स किया जाता है, जैसे कि पानी में अगर चीनी मिला रहे हैं तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब चीनी घुलना बंद कर देगा, या फिर उसको गर्म करके भी घोले तो वो कुछ हद तक
और घुलेगा और उसके बाद वो घुलना बंद कर देगा। तो इससे जो है जो वो विलयन तैयार होता है तो उस विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। विलय क्या है? कुछ पदार्थों में जल घोले जाते हैं जैसे पानी और नमक। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोले जा सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 5। अब है चैप्टर नंबर 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ये 6 क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 6 है। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती है और सूख कर पेड़ों से गिर जाती है, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। परिवर्तन पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। उत्क्रमित, इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है जबकि कुछ में परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उत्क्रमित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है उत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। जैसे आटो को लोई को बेलकर रोटी बनाता है, इसे पुनः लोई में परिवर्तित कर दिया जा सकता है जब तक कि वो पक ना जाए। पकने से पहले उसको अगर आटे को लोई को बेल करके रोटी बनाया गया तो उसको फिर से लोई बनाया जा सकता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसको फिर से लोई नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसको उत्क्रमित अपरिवर्तन कहते हैं। अब है प्रसार। जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता है या पिघलने लगता है तो उसे प्रसार कहते हैं। संकुचन, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो यह फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, इसे ही संकुचन कहते हैं। संकुचन क्या है कि जब कोई वस्तु गर्म होता है, अगर छोटा है गर्म होगा तो उसका थोड़ा सा आकार बढ़ता है, जब वो ठंडा होता है तो फिर से वो छोटा हो जाता है। आवर्ती परिवर्तन, वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती है वो आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य डेली उगता है। इसके बाद अनावर्ती परिवर्तन, वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है वो अनावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। गलन, किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तन होना गलन कहलाता है। वाष्पन, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 7 है पौधों को जानिए। पौधों को जानिए। शाक, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। झाड़ी, कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। उसके बाद आता है वृक्ष। वृक्ष क्या है? तो वृक्ष जो है बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं, इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें वृक्ष कहते हैं। लता, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें ही लता कहते हैं। आरोही, कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधे को सहारा देते हैं और जल तथा खनिज के परिवहन में सहायता करते हैं, उदाहरण के लिए मनी प्लांट। इसके बाद है फलक। फलक क्या है? पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। उसके बाद है सिरा, पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। जो पत्ता होता है उसमें रेखित संरचना होता है उसको क्या कहेंगे? सिरा कहेंगे। इसके बाद है सिरा विन्यास। घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे से समानांतर है, ऐसे सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट है रंध्र। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए ये पत्ती है, इस पत्ती में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र से क्या होता है कि गैसों का वाष्पोत्सर्जन क्रिया इन्हीं रंध्रों से होता है। इसके बाद है पर्णवृत्त। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वो पर्णवृत्त कहलाती है। ये क्या होता है? ये वाला जो है तने से जुड़ा होता है तो इसको कहते हैं पर्णवृत्त कहते हैं। रेशेदार जड़, जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती है वो रेशेदार, इसमें छोटे छोटे रेशे जो है निकला रहता है, ये रेशेदार जड़ें हो जाती है। इसके बाद है मुसला जड़। जिन पौधों की मुख्य जड़ सीधे मिट्टी के अंदर जाती है ऐसे जड़ को क्या कहते हैं? मुसला जड़ कहते हैं।
अब है चैप्टर नंबर 8 जिसमें है शरीर में गति। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है, जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि। हमारे शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। अब है संधि। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। इन स्थानों को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कंदुक खलिका संधि सभी दिशाओं में गति करता है। घुटना हिंज संधि का एक उदाहरण है। अचल संधि हमारे सिर की कुछ संधियों में अस्थि हिल नहीं सकती, ऐसे संधियों को अचल संधि कहते हैं। कंकाल हमारे शरीर के सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। पसली पिंजर पसलियां वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। जैसे कि हमारे जो शरीर में इस प्रकार के कई सारे हड्डियां जो है हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को सुरक्षित करते हैं, तो इसे पसली पिंजर कहते हैं। अस्थियां एवं उपस्थियां संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल का निर्माण करते हैं। गति करने समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती है। वह हिंज संधि ऐसी संधि जो केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करती है उसे हिंज संधि कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है। मछली के शरीर पर पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव एवं उनका परिवेश। उद्दीपन हम आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। उत्सर्जन शरीर का अपशिष्ट पदार्थ सजीवों द्वारा निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। आवास किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अनुकूलन जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। इसके बाद है स्थलीय आवास। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आदि। जलीय आवास जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाता है। जैव घटक पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे तथा जंतु होते हैं। वह अजैव घटक किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ, उनके अजैव घटक जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल आदि। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल आदि जो है अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। अंकुरन बीज से नए पौधे का प्रारंभ। जब बीज से अंकुरन निकलता है तो इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। प्रजनन जीव जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु जो है अंडे भी देते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं। सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी करते हैं। भोजन जो है भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। जो छोटे होते हैं वो वृद्धि करके बड़े हो जाते हैं। श्वसन क्रिया हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इसे श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन जो है सजीवों के लिए अति आवश्यक है। केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। केंचुआ जो है किसके द्वारा सांस लेता है? त्वचा द्वारा। मछली गिल द्वारा सांस लेते हैं। पौधे पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है। सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पुनर्नुकूलन कहलाते हैं। पर्यानुकूलन कहलाते हैं। कौन सा? अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन जो है पर्यानुकूलन कहलाते हैं।
नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, गति एवं दूरियों के मापन। प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे, जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग करते थे। यातायात के साधन, आने जाने के साधन को क्या कहते हैं? यातायात के साधन कहते हैं। सड़क परिवहन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस एवं रेलगाड़ी आदि। वायु परिवहन, हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज, ये सब वायु परिवहन के उदाहरण हैं। जल परिवहन में नाव, स्टीमर, पानी जहाज, सब जल परिवहन के उदाहरण हैं। मानक के एक निश्चित राशि को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मानक के एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। परिणाम, माप के जो परिणाम हैं, संख्या भाग और मात्रक भाग, दो भागों में बांटा गया है। लंबाई मापने के लिए प्राचीन तरीके क्या है? पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, हाथ की लंबाई, एक कदम की दूरी आदि, ये सब चीज़ों से मापा जाता था पहले। लंबाई मापने के आधुनिक तरीके जो हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इत्यादि। संसार के विभिन्न भाग प्रयोग मानक के रूप में जो है वो देखते हैं, जैसे कि एक गज में कितना फुट होता है? तो एक गज में 3 फुट होता है। फुट और फीट दो अलग चीज़ है। फुट जो है फुट और एक होता है फिट, ये दोनों अलग चीज़ है। एक गज में कितना फुट होता है? एक गज में 3 फुट होता है। एक गज में कितना इंच होता है? एक गज में 36 इंच होता है। एक गज में कितना मीटर होता है? तो एक गज में 0.91 मीटर होता है। एक गज में 0.91 मीटर होता है। 100 गज में कितने फुट होते हैं? तो 100 गज में 300 फुट होते हैं। एक बीघा में कितना गज होता है? एक बीघा में 965 गज होता है। अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग होते हैं। एक गज में कितने स्क्वायर फुट होता है? एक गज में 9 स्क्वायर फुट होता है। फुट क्या है? फीट जो है, फीट और फुट जो है अलग होते हैं। लंबाई की इकाई होती है, जिसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। साल 1959 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया है। फीट फुट का बहुवचन होता है। एक फुट में 12 इंच और एक गज में 3 फीट होते हैं। फीट फुट का बहुवचन होता है। एक फुट में 12 इंच और एक गज में 3 फीट होते हैं। एक फुट में 12 इंच 30.48 सेंटीमीटर और 0.3048 मीटर होता है। वर्ग फीट क्या है? एक वर्ग फीट और कुछ नहीं बल्कि 1 फुट गुने 1 फुट होता है। यानी कि 1 फुट का लंबाई, 1 फुट का चौड़ाई, 1 फुट का ऊंचाई, अगर ये हो गया तो ये वर्ग फुट हो गया। 1 फीट की लंबाई, 1 फीट की चौड़ाई, ये क्या हो गया? वर्ग फुट हो गया। 1790 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। 1790 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे क्या कहते हैं? मीटर पद्धति कहते हैं। एसआई मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली। संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया, जिसे एसआई मात्रक कहते हैं। सेंटीमीटर, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। किलोमीटर, लंबी दूरी को मापने के लिए बड़े मात्रा का प्रयोग करते हैं, जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब है वक्र रेखा। विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मापने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं। फिर धागे से मापक से मापना चाहिए। जैसे वृत्त को मापना, ये क्या है? वृत्त है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। वर्तुल गति कैसा होता है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं तो इसे वर्तुल गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु जो है किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो इस गति को वर्तुल गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई, पंखे की पंखुड़ियाँ आदि। अब है आवर्ती गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान होता था, एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में
365 दिन 5 घंटे का समय लगता है तथा इतने समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व गति को दोहराती है। अतः ये क्या कहलाएगा? आवर्ती गति कहलाएगा। उसी प्रकार घड़ी की सुइयों की गति व घड़ी के पेंडुलम की गति भी आवर्ती गति के उदाहरण हैं। वह एक घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपनी अक्ष पर गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण, ये सभी क्या है? घूर्णन गति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 11 नंबर, प्रकाश छाया एवं परावर्तन। प्रकाश छाया एवं परावर्तन। दीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत का बल्ब, ये सब क्या हैं? दीप्त वस्तुएं हैं। पारदर्शी वस्तुएं, ये पहले चैप्टर में भी देख चुके हैं। जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि कांच, पानी। नेक्स्ट है अपारदर्शी वस्तु, जिस वस्तु को आर पार नहीं देख सकते उस वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी, पुस्तक, ये सब क्या है? अपारदर्शी वस्तु हैं। पारभासी, जिन वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे धुआं, कोहरा, तेल लगा कागज, ये सब क्या है? पारभासी वस्तुएं हैं। छाया वस्तु, हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु इससे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बन जाती है। जैसे कमरे की दीवार, ये एक अपारदर्शी वस्तु है, अगर इससे प्रकाश गुजरने की कोशिश करेगा तो गुजर नहीं पाएगा, इसलिए इसकी क्या होता है? एक छाया बन जाती है। इमारतें, सतह जो छाया की तरह कार्य करते हैं। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रकाश, हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। दर्पण, वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग घरों में चेहरे देखने में काम आता है। इसके बाद है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोलों का भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। परावर्तन, किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौट जाने को परावर्तन कहते हैं। जैसे झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतें तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन उसमें देखने को मिल जाता है। सूचित छिद्र कैमरा, सूचित छिद्र प्रतिबिंब तब संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। सूचित कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत, किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत के प्रकार है, स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होता है और इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते। गतिशील विद्युत का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। विद्युत सेल, विद्युत सेल क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल में धातु की टॉपी धनात्मक सिरा कहलाता है, जो ऊपर वाला होता है वो धनात्मक कहलाता है और जो नीचे वाला होता है वो ऋणात्मक कहलाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। विद्युत सेल में संचालित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तंतु, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं, जो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत परिपथ, वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो सके विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ चार प्रकार के होते हैं, खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ और लीकेज परिपथ। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को प्रवाहित को मतलब इसको विद्युत परिपथ कहते हैं। जब बल्ब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है, यानी कि जो उसका तंतु होता है, जो तंतु होता है, फिलामेंट जो बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि वो जलने लगता है, उससे प्रकाश निकलने शुरू हो जाता है। विद्युत स्विच, विद्युत बल्ब को ऑन ऑफ करने में विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं।
तो उसे विद्युत स्विच कहते हैं। विद्युत चालक जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, विद्युत चालक के उदाहरण हैं। और जो कुचालक या अचालक होते हैं वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो कुचालक या अचालक कहलाते हैं। रबर, प्लास्टिक, कांच, ये सब क्या है, कुचालक हैं। विद्युत रोधक जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, रबर, कांच, कागज, वायु इत्यादि। चैप्टर नंबर 13 है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। प्राचीन यूनान गणितीय ने मैग्नस ने चुंबक की खोज की थी। किसने चुंबक की खोज किसने की थी? मैग्नस ने। मैग्नस कहाँ का था? यूनान का। गणितीय के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। मैग्नस ने एक पत्थर की खोज किया था जिसका नाम क्या दिया गया? मैग्नेटाइट। मैग्नस के नाम पे ही उसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा, जिसमें कि लोहे की मात्रा यानी कि लोहे बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ चुंबक कहलाता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह चुंबक कहलाता है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। वहीं कृत्रिम चुंबक जो है लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। क्षण चुंबक, गोलन चुंबक और नाल चुंबक। चुंबकीय पदार्थ जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, निकल एवं कोबाल्ट, ये सब क्या है? चुंबकीय पदार्थ हैं। अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक। चुंबक के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। पहला सिरा उत्तरोन्मुखी अथवा उत्तरी ध्रुव कहलाता है, दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक यात्रा पर अपने साथ ले जाते थे जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। दिक्सूचक दिशा का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिक्सूचक जो है जिसको कंपास कहते हैं, दिशा का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आकर्षण दो चुंबकों के असमान यानी कि अलग अलग असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करती है। चुंबक के दोनों सिरों पर अधिक आकर्षण शक्ति होती है। जैसे कि अगर ये दो चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर ये साउथ और ये नॉर्थ रहे तो चुंबक जो है चिपकेगा नहीं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर यही नॉर्थ है और इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो क्या करेगा? ये चुंबक आपस में चिपक जाएगा। ये है दो चुंबक है, ये अगर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ अगर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो ये आपस में चिपक जाएगा। लेकिन वही अगर यहाँ पे नॉर्थ और ये इधर साउथ हो जाए तो ये एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, अलग प्रतिकर्षित करेगा, अलग हो जाएगा दोनों से। प्रतिकर्षण दो चुंबकों के समान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। दो चुंबकों के समान यानी कि एक जैसा नॉर्थ को मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ को मिलाएंगे तो मिल जाएगा। चुंबक से लौह पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। 14 नंबर चैप्टर है जल। जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल की आवश्यकता क्या है? पीने, नहाने, खाना पकाने, कपड़ा धोने इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। नदी, तालाब, झील, महासागर के सभी जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। सोडियम क्लोराइड महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाते हैं और इसको फिर प्रोसेस्ड करके यानी कि जो अशुद्धियाँ होती हैं नमक में मौजूद उसको अलग करके खाने युक्त नमक बनाया जाता है। वाष्पीकरण वायु में जल वाष्पन तथा संघनन परिवर्तित करने के प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं।
गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें जो होते हैं, बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर जाते हैं ताप कम होता जाता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, जैसे जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होता है कि 165 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर का घटता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है। जल कणिका, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, वो आपस में एक वर्षा की बूंद के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। बादल ये छोटी जल कणिकाएं होती है जो वायु में तैरते रहती है, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। बहुत सी जल कणिकाएं आपस में एक बड़े अमाप की जल की बूंदें बनाती हैं। ये जल की बूंदें भारी होने पर वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है। संघनन क्या है? जलवाष्प को जल में परिवर्तन करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। जलवाष्प को जल के परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहेंगे? संघनन। भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर जो है, पृथ्वी का शुद्ध जल भौम जल के रूप में उपलब्ध है। जल चक्र, महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। बाढ़, अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकता है। अत्यधिक वर्षा जो है बाढ़ का कारण बन सकता है। सूखा, वर्षा न होना अथवा भौम जल की कमी से सूखा पड़ सकता है। जल संरक्षण, जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और सावधानी बरते जिससे जल व्यर्थ न हो। वर्षा के जल का संग्रहण, वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रह कहलाता है। आपकी छत पर गिर रहे बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने का काम वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर चैप्टर, हमारे चारों ओर की वायु। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल बहुत आवश्यक है। वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और शेष जो है 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें जैसे कि हाइड्रोजन, नियॉन, ये सभी जो हैं 1% में मिल जाते हैं। वायुमंडल, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। पहला जो है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ये अर्थ है, इसके ऊपर जाएंगे तो कई सारे परत पाए जाते हैं। जो पहला जो परत है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। पहला है क्षोभ मंडल। दूसरा जो है उसको समताप मंडल कहते हैं, दूसरे को समताप मंडल कहते हैं। तीसरे को क्या कहते हैं? मध्यमंडल कहेंगे। चौथे को आयन मंडल कहेंगे और पाँचवें को वायुमंडल, यानी कि पाँचवा जो ऊपर होता है उसको एक्सोस्फीयर किया जाता है। यही समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन पाया जाता है। वायुमंडल का संगठन, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, जिसमें क्या होता है कि 78% जो है नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, आर्गन जो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य सभी गैस जो हैं 0.04। इसमें सभी गैस आ जाएंगे, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सभी गैस 0.04% में आ जाएंगे। वात सूचक, जब वात सूचक घूमती है तो उस दिशा में रुक जाता है जिस दिशा में वायु चल रही हो। पर्वतारोही, पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय सिलेंडर अपने साथ इसलिए, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि जो है अत्यधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं वायु में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। वायु किससे बनती है? तो वायु जो है अनेक गैसों के मिश्रण से बनती है, जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण सभी से मिलकर के ऑक्सीजन का निर्माण होता है, मतलब वायु का निर्माण होता है। ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होता है। ऑक्सीजन जो है जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होता है। वायु में भी होता है, जल में भी होता है, मिट्टी में भी जो है ऑक्सीजन उपस्थित होता है। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत से मार्ग तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर या बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है।
वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। जब वायु ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें बड़े पृष्ठ पर दिखाई देती है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते, बस इसे अनुभव कर सकते हैं। पवन, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जो वायु गतिशील होता है, चलते रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? पवन कहते हैं। वायु का द्रव्यमान होता है और वायु जगह घेरती है। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। पवन चक्की पवन से चलने वाली युक्ति है जो डायनेमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करता है। पवन चक्की जो बड़े बड़े खंभों पे बहुत बड़े बड़े चक्कियाँ लगी रहती हैं, मतलब ब्लेड टाइप का लगा रहता है, और ये जब हवा चलती है तो घूमता है और डायनेमो से बिजली का उत्पादन होता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जलने के लिए क्रिया में केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति ही संभव है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होता है। धुएं में कुछ गैस एवं सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोक सकते हैं या रोकते हैं। ये 6th क्लास के साइंस का लास्ट चैप्टर है, कचरा संग्रहण एवं निपटान। एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। हमारे दैनिक क्रियाकलापों से कचरा उत्पन्न होता है। चाहे हम कुछ भी आज के टाइम में करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं या कोई वस्तु लाते हैं, तो उससे कुछ न कुछ कचरा उत्पन्न हो जाता है। भराव वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके बांटा जाता है। कंपोस्टिंग रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ नियमित रूप से इकट्ठा होने वाले उस कचरे को कहा जाता है जो रोज कारखानों, ऑफिस, घरों एवं अन्य इमारतों की साफ सफाई के बाद एकत्रित होता है, जिसे हम कचरा पात्र या सड़क या नदियों में ऐसे ही फेंक देते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल, कचरे को कुछ नए रूप में सामग्री में बदलना। ग्लास, पेपर, प्लास्टिक और धातु जैसे एल्युमिनियम और स्टील सभी का आमतौर पर पुनर्चक्रण जो है किए जा सकते हैं। इसके बाद है रिसाइकलिंग पृथ्वी को बचाता है। एक उत्पाद रिसाइकलिंग जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पिघला करके, जो हार्ड प्लास्टिक होते हैं, पिघला करके उसको फिर से प्लास्टिक के रूप में परिवर्तित करता है, तो वो क्या होता है कि फिर से वो यूज करने लायक हो जाता है। ये इसलिए इससे पृथ्वी पे कचरा को कम करने में सहायता मिलता है। पुनर्चक्रण जो है ऊर्जा को भी बचाता है और भी कई सारे इसके फायदे हैं। नेक्स्ट है पुनर्चक्रण कागज और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ऊर्जा की बचत होती है, कम कर देता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और लैंडफिल, अंतरिक्ष कचरा, ये अन्य प्रकार की कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिनका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, यानी कि फिर से उसको पिघला करके, गला करके, रूप परिवर्तित करके उसको यूज लाइक बनाया जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। अब जो है सरकार जो प्लास्टिक कचरे हैं या बहुत सारे ऐसे कचरे हैं उससे पेट्रोलियम उत्पाद का उत्पादन कर रही है, तो वो एक यूजफुल प्रोडक्ट के रूप में बदला जा रहा है, जिससे कि कचरा निपटान में सहायता मिलेगा। लगभग जो है अगले 20 वर्षों तक भराव क्षेत्र पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता है। जो भराव क्षेत्र होते हैं, जहाँ कचरा लैंडफिल साइट जो होता है, जहाँ कचरा डंप किया जाता है, वो क्या होता है कि वहाँ पे कोई निर्माण कार्य लगभग 20 वर्षों तक नहीं किया जाता है। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों का पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएँ 2 प्रकार के कचरों को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है, नीले कूड़ेदान और हरे कूड़ेदान। उसमें क्या होता है कि पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं, कांच, ये सब जो है नीले कूड़ेदान, यानी कि सूखा कचरा और गीला कचरा 2 प्रकार का भी किया जाता है। और हरे कूड़ेदान में रसोई तथा अन्य पादप जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं।
ये 6 क्लास का NCERT साइंस का पूरे चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया।